पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह के लोग से आपको दूर रहना चाहिए। तो उसमें एक मूल बीमारी है कि आप किस तरह के लोगों से दूर रहने की मैं बात कर रहा था, जो दृष्टिकोणों से आमतौर पर भयभीत हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बीमारी होती क्यों है लोगों को। ये जो दृष्टिकोणों से भयभीत होने वाली बीमारी है, ऐसा लोगों को क्यों होता है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर आप दृष्टिकोणों से भयभीत होने लगे हैं तो एक समय बाद आपसे दुर्गंध आने लगेगी, आपसे लोग भागने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, या आपसे खासकर इंटेलेक्चुअल कह लीजिए या वैचारिक बातें लोग आपसे करना बंद कर देंगे, वैचारिक वार्ता आपसे लोग समाप्त कर देंगे। और फॉर्मेलिटी के तौर पे जिस तरह से लोग बात करते हैं उतना ही लोग आपसे बात करेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बताइए, एक लोग बोलते हैं जनरेशन गैप, बहुत फेमस एग्जांपल मैं दूंगा जो आमतौर पे बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हो सकते होंगे। जनरेशन गैप का एग्जांपल, जनरेशन गैप क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति, माता पिता हमारे या हमसे बड़ा व्यक्ति, अपने विचारों को वो नए विचारों के साथ समावेश करने में या थोड़ा संघर्ष करने में नए विचारों के साथ वो सहज नहीं होता है। उसको बस होता है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे जनरेशन की बात है वो ज़्यादा सही है, आपका अनुभव कम है या आपकी जानकारी कम है। क्यों? क्योंकि आप हमसे एज में कम है, मैं आपसे एज में ज़्यादा हूँ तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ, तो आप नहीं जानते हैं, या आपका दृष्टिकोण वाजिब ही नहीं है, आप तो दुनिया देखे ही नहीं है। मतलब वो दूसरों के दृष्टिकोणों को लेके जितना ही रेजिस्टेंट, जितना ही वो हार्ड या कह लीजिए जितना ही सख्त होते जाते हैं दूसरों के दृष्टिकोणों को लेके, उतना ही वो सड़ते जाते हैं। और एक समय बाद, एक मतलब मैंने क्या जनरलाइज नहीं कर रहा, पर बूढ़े व्यक्ति को लोग अवॉइड क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनका दृष्टिकोण जो होता है वो नया व्यक्ति को भाता नहीं है, और नया व्यक्ति का दृष्टिकोण उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं भाता है, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। वहीं आप एक बच्चा देख लीजिए, तो आमतौर पे बच्चे बूढ़े व्यक्ति के करीब हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो बता रहा होता है, बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं, बच्चे जिज्ञासा से उनसे पूछ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चा मुझे में रुचि ले रहा है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसका एक अपने आप में दृष्टिकोण बन जाता है, और तब उसका क्लैश होने लगता है, तो फिर वो उनसे भागने लगता है वो भी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप दृष्टिकोणों से भयभीत होने लगेंगे, नए आर्ग्यूमेंट से, नए तर्कों से, नए लोगों से मिलने से, उनके विचारों को सुनने समझने से अगर आप भयभीत होने लगेंगे या आप असहज होने लगेंगे, अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, तो आप एक वैचारिक रूप से सड़े हुए व्यक्ति माने जाएंगे मेरे हिसाब से। तो कि आपके विचार सड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाए और उसमें अपडेट होने का या अपग्रेडेशन का गुंजाइश ना हो, तो मेरे हिसाब से वो सड़ गया है, वो जैसे तालाब का पानी है। इसमें पर अब सवाल ये आता है कि फिर ऐसा होता क्यों है? आखिर कोई व्यक्ति क्यों सड़ रहा है? ये ऐसा सर्वाइवल में हमारे साथ हुआ ही क्यों कि हम वैचारिक तौर पर सड़ना शुरू हो गए, अपने इन्फॉर्मेशंस को लेकर रिजिड होना शुरू हो गए। इसका एग्जांपल आप धर्मों में देख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं वहाँ जहाँ ईस्ट वेस्ट की बात की जाती है कि ईस्ट का अच्छा बुरा है, या ईस्ट का अच्छा है, वेस्ट का बुरा है, ऐसे ऐसे चीज़ें। या ईस्ट हमसे पिछड़ा हुआ है, वेस्ट हमसे आगे है, मतलब जिस तरह का भी विभाजन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं रिजिडिटी दिखाता है कि हम अपने तर्क, उसमें कुछ सच्चाई कुछ हद तक हो सकती है, पर उसमें अपग्रेडेशन का स्कोप ख़त्म हो जाता है, तब जाके कोई विचार को सड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, मेरे अनुसार। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, अब मैं सोचा हूँ कि शायद मैं इसको एक नाम देना चाहूँगा कि मैं फ़िलासफ़ी का विद्यार्थी हूँ। अब टेक्निकली भी हूँ तो मैं साल भर पहले से हूँ, या उससे कई पहले से। सबके पास एक अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है, थोड़ा विषय से हट के कुछ बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही है कि हम दृष्टिकोणों से भयभीत क्यों होते हैं, और हम कैसे, अगर हम उस प्रक्रिया को समझ पाएंगे तो हम उसको काउंटर कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा विषय से हट के बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह के वीडियोस क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के वीडियोस पर्सनली देखना पसंद है जिसमें एडिट्स ना हो, बहुत रॉ हो, बहुत वन टू वन हो, और व्यक्ति का विचार सामने आए, ना कि उसका एक मुखौटा सामने आए। वो अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के अगर कुछ बोल समझ रहा है तो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, और क्या उसमें अपग्रेडेशन की गुंजाइश है, क्या उसमें ठीक किया जा सकता है, और कितना ये ठीक तो क्या ही, मतलब इस दृष्टिकोण को क्या और किन और नज़रियों से देखा जा सकता है, इन दृष्टिकोण में किन और दृष्टिकोणों का अभाव है, किन और तरह के दृष्टिकोण इसमें जोड़े जा सकते हैं, तो ये दृष्टिकोण थोड़ा सा समावेशी बन पाएगा और थोड़ा ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकता है, या ज़्यादा लोग इसको समझ बूझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं आए तो बहुत अच्छा है, मैं बनाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ईजी भी है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको शूट करना है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, स्क्रिप्ट तो मेरे दिमाग में चलती रहती है, दिमाग में दिन भर। ठीक है, तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा।
जब भी हम जंगल में रहते थे, मान लीजिए मैं और ये पेन को बोल दीजिए ब्लैकी, ठीक है, मैं और ब्लैकी जंगल में बैठे हैं पेड़ पे, ठीक है। एक आवाज़ आती है गुर्राहट की। जैकी को लगता है कि शेर है, ठीक है, और मुझे लगता है कि नहीं यार, शेर नहीं है, हिरन है। जैकी को लगता है कि शेर है, मुझे लगता है हिरन है। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। जैकी को पता है कि शेर है, तो अब जैकी, अगर जैकी का इन्फॉर्मेशन सही हुआ, ठीक है, और हम नहीं उतरे तो हम बच जाएंगे। और मेरा इन्फॉर्मेशन सही हुआ, ठीक है, तो हम जाएंगे तो हम हंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा हम दोनों में तर्क होने लगा कि वो शेर है कि हिरन है, ठीक है। पता चले इतने में जो भी हमारे पास ही आ जाए, ठीक है। पर मान लीजिए अगर समस्या क्या होती है कि अगर मान लीजिए जैकी अपने इन्फॉर्मेशन को सही मान के पेड़ पे बैठा रहता है तो वो भूखे मर जाएगा, और मैं अपनी जानकारी को मान के सही मान के आगे बढ़ता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। बेसिकली कि खतरा दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि खतरा केवल एक तरफ है, या दोनों तरफ ही आपका जान का खतरा है, पर एक तरफ ज़्यादा खतरा है, प्रोन टू डेथ है एकदम, कि अगर आप गए, अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन गलत हुआ तो आप मर सकते हैं। जैसा इंटेलिजेंस में होता है, या रॉ में होता है, या जिस तरह के भी ब्यूरोज काम करते हैं जो सीक्रेट सर्विसेज में होता है बेसिकली। पर समस्या यहाँ पे ये है कि दूसरे वाला वो भी मरने को भूख से मर सकता है, पर उसके पास फिर भी एक चांस है, या मतलब परसेंटेज उसका कम है। हमारे पास मतलब इस डायरेक्टली मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज, हाँ, हमारे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे सर्वाइवल से, ठीक है। हमारे पास जितना पुख्ता या जितना राइट जानकारी होगा उतना ही हमारा सर्वाइवल बेहतर होगा, उतना ही हम अपने सर्वाइवल को सुदृढ़ कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, हाँ हम जिंदा रहें। दूसरा चीज़ आता है कि तब ठीक है, तब हमको हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सही जानकारी की तरफ बढ़ें। आवर मोटिव शुड बी, वी शुड फाइंड द अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा फिलोसफिकल और गॉड और के वे में नहीं लेके जाऊँगा, मैं बस अल्टीमेट ट्रूथ इन द सेंस कि वो सच में शेर की आवाज़ है या सच में हिरन की आवाज़ है, ठीक है। तो जैकी ये बोलता है कि हिरन इतना तेज़ नहीं बोल सकता है, अपना तर्क दिया, लॉजिक दिया। मैं बोला पर हो सकता है हिरन चिल्ला रहा हो, मतलब हमने हिरन और उसके बारे में जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा उसी बेस पे हम बात करेंगे। पर एट द एंड अगर जैकी प्रूव कर पाता है कि हाँ वो शेर है, ठीक है, तो हम पेड़ पर रुके। पर एट द एंड अगर मैं नहीं प्रूव कर पाता हूँ कि वो शेर है कि नहीं, तो हम मारे भी जा सकते हैं। हाँ, अगर मुझे लगा हिरन है, हम गए और हम मारे भी जा सकते हैं। इन द सेंस हमारी पुख्ता जानकारी पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है। पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम दोनों इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करके देख लें, पर उस केस में हमारे पास वो मतलब पॉसिबल नहीं है। पर अदर केसेस में जैसे हम वैचारिक बात कर रहे हैं इस मतलब, क्योंकि हाँ हम सर्वाइवल के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेस्ट करके देख सकते हैं जानकारियों को। जैसे कि, और ये आज का द्वंद्व नहीं है, बहुत पहले का भी द्वंद्व है, AC DC करंट का एग्जाम्पल। मैं बहुत ज़्यादा तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ नहीं, तो मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता हूँ। पर जब AC करंट था, AC करंट के ध्वजवाहक या फ्लैग बियरर थे निकोला टेस्ला, जहाँ तक मैं पढ़ा समझा हूँ या जहाँ तक मैं सुना हूँ। और DC करंट के ध्वजवाहक थे थॉमस अल्वा एडिशन। तो थॉमस अल्वा एडिशन का, एडिशन मैं बोलता हूँ आमतौर पर, एडिशन का मानना ये था कि DC करंट बेस्ट है, या DC करंट के शायद खोज करने वाले में से वो थे, डिस्कवरर थे, या ठीक है इन्वेंटर थे। तो और AC करंट के थे एडिशन जी। पर एडिशन ने पूरा प्रयास किया है कि कैसे भी करके मैं AC करंट को ख़राब घोषित करवा दूँ, या उसको मतलब मैं मना दूँ, बता दूँ कि ये करंट बिल्कुल सुदृढ़ नहीं है, मैं बिल्कुल बेहतर नहीं है समाज के लिए, इससे जाने जा सकती हैं ऐसा कुछ। उसके लिए वो बहुत सारा शौक वगैरह की, एक हाथी को शौक दिलवाएं, एक ऐसे ही कैदी को शौक दिलवाएं, कई बार में उसकी जान गई। पर एट द एंड आज भी हम AC करंट ही यूज़ करते हैं, DC करंट भी यूज़ करते हैं, पर DC करंट की उपयोगिता अलग है। आज सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मामले में AC करंट है, ठीक है। इन द सेंस कि हम अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढने के बजाय हम अपने ट्रुथ को अल्टीमेट बनाने लगते हैं। हम अपने ट्रुथ को ढूंढने के बजाय हम अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढने के बजाय अपने ट्रुथ को अल्टीमेट ट्रुथ प्रोजेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि मतलब आप AC DC करंट में एग्जांपल देखिए, ईस्ट वेस्ट का एग्जांपल देखिए, मतलब कल्चर्स का एग्जांपल। हम ये देखिए, सत्य कुछ नहीं होता, सत्य कभी भी मध्यांतर में होगा। मध्यांतर मतलब एकदम वो एक्यूरेट मध्यांतर में भी नहीं होगा, पर वो एक्यूरेट 0 और एक्यूरेट 100 पे भी नहीं होगा। वो कहीं 70, 65, 63
मतलब 73, 75, 65, 71 कहीं इधर ही होगा, या 51, 43, 32, वो एक स्थित पोजीशन में तो हो ही नहीं सकता। और वो भी 73 एक स्पेसिफिक टाइम पे ही होगा। हो सकता है किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में वो 78 हो जाए, किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में वो 54 हो जाए। इन द सेंस कि वो रिलेटिव है ट्रुथ। ट्रुथ कोई वो ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, कोई कोई सी भी ट्रुथ ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब अगर फिजिक्स के नियमों के बारे में मुझे नहीं पता, पर विचारों के स्तर पर मैं बात करूँगा, या गणित के नियमों को मेरे को उसके बारे में नहीं पता, पर जितने विचार हैं, जितने दृष्टिकोण हैं, वो रिलेटिव हैं, मुझे ऐसा लगता है। अल्टीमेट ट्रूथ कुछ नहीं होता, सब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है और जियो पे डिपेंड करता है। तो मेरा मानना ये है, मैं इस पर गलत हो सकता हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना सीखता हूँ मैं उतना ही बोलता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जब हम अपने ट्रुथ को अल्टीमेट ट्रुथ बनाने के लिए लड़ने लगते हैं, वहाँ से हम दूषित होना शुरू हो जाते हैं, रादर देन लिसनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सत्य को बताइए मत, आप अपने सत्य को परसुएट, या आई नॉट सेइंग दैट you should not persuade your own truth, you should persuade your own truth, but the point is कि आप दूसरे का दृष्टिकोण भी सुनने या समझने का प्रयास करें। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है कि नाम के लिए, मैं इसका एग्जांपल दिया भी था कि नाम अगर मेरा कुछ भी हो सकता है, पर मैं अगर सहज नहीं हूँ, अगर मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, तो वो मेरा दृष्टिकोण है, ठीक है। अब रादर देन अंडरस्टैंडिंग माई वाई, आप ये बता रहे हैं कि नहीं नाम बताना कितना ज़रूरी है, वो ठीक है, वो आपका सत्य हो सकता है, और हो सकता है नाम ना बताना और बताना कहीं मध्यांतर में उत्तर हो जाए, हो सकता है रिलेटिव हो सबके लिए। पर अगर आप अपने ट्रुथ को बस दूसरों पे इम्पोज करने लगेंगे, ठीक है, तो आप सड़ने लगेंगे। अब इसके पीछे का आप मनोविज्ञान समझ चुके हैं कि हमको जैसे मान लिया अगर आप राजनीति पर चर्चा करते हैं कौन सी पार्टी अच्छी है, तो आपका बैक ऑफ द माइंड ये उद्देश्य था कि हम एक अच्छी राजनीति पर चर्चा करें। जस्ट बिकॉज आप किसी एक दल से आते हैं या किसी एक दल के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, आप उस दल के ध्वजवाहक बन जाते हैं, मतलब उस ट्रुथ को अल्टीमेट ट्रुथ साबित करना चाहते हैं, रादर देन लिटरली अल्टीमेट ट्रुथ समझना है। या आप राजनीति में बदलाव के लिए आए थे, पर अब आप उस दल के ध्वजवाहक हो चुके हैं, या दल के फ्लैग बियरर हो चुके हैं, आप उस दल के प्रवक्ता हो चुके हैं। तो आपका मतलब जो मोटो ऑपरेंडस कहा जाता है ना, कि आपका जो एजेंडा था वो टोटल बदल चुका है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप हमेशा ग्रो करें दृष्टिकोण वाइज, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सलाह दूंगा कि आप हो सकता है किसी दल से हों, या किसी भी तरह के दृष्टिकोण में विश्वास रखते हों। आप कम्युनिस्ट हो सकते हैं, आप लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, आप जो भी दृष्टिकोण समाज में, आप फेमिनिस्ट हो सकते हैं, आप अम्बेडिकराइट हो सकते हैं, आप राइटिस्ट हो सकते हैं, आप सनातनी हो सकते हैं, जो भी दृष्टिकोण समाज में आज मौजूद है भारतीय दर्शन में, जो आजकल पॉप कल्चर में मशहूर है, मैं कहूँगा, हो सकते हैं, पर उनके इतर भी सोचने की क्षमता रखिए। आप एको चेम्बर में मत फंस जाइए कि आप जिस दृष्टिकोण को मानते हैं उसी दृष्टिकोण का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिए, कोई रेडिट ज्वाइन कर लिए, या कुछ भी ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप्स होते होंगे आप उनको ज्वाइन कर लिए, और आप बस उसी में लगे हुए हैं। तब आप सच में 99%, मैं कोई ऐसा डेटा नहीं कोट कर रहा हूँ, पर 99% या ज़्यादातर जनता से आप दूरी बना चुके होंगे और सड़ चुके होंगे, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, इसमें विचारधाराओं में हो सकता है 100 करोड़ लोग आपकी विचारधारा से मिलते ही ना हो। तो इसीलिए दूसरे विचारधाराओं का सम्मान करना शुरू करिए, और खासकर जो विरोधाभासी दृष्टिकोण है उनको सुनना शुरू करिए। हो सकता है कि आप एंड में उन्हीं से प्रभावित हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे रहे हैं कि स्टार्टिंग डेज में किसी और दृष्टिकोण से थे और बाद में किसी और दृष्टिकोण के हो गए। इन द सेंस कि आपको हमेशा खुला रहना होगा। हो सकता, जैसे मान लिया कि मैं हो सकता है एक तरीके से ट्रेन करूँ अपने आप को, फिजिकली में बात करूँ, कोई एक्सरसाइज करूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे तरीके के एक्सरसाइज या दूसरे ट्रेनिंग मेथड को गाली देता फिरूँ, या उनको समझने का प्रयास ही ना करूँ, या उनको ट्राई ही ना करूँ। तो विचार या विजडम जो है वो निरंतर ग्रो करने का प्रक्रिया है, तो आप उसमें बने रहें कि मुझे निरंतर ग्रो करना है। तो आप दूसरे दृष्टिकोणों को समझने का जहमत ज़रूर उठाएं। अपने अहंकार को, आप अपने आप को अब देखना शुरू करें कि मैं अहंकारी हो रहा हूँ, या मैं यहाँ पे लड़ने के मूड में आ रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक करिए और सीखना शुरू करिए, और तब थोड़ा सा आप समावेशी बन पाएंगे, आपका दृष्टिकोण थोड़ा और व्यापक हो पाएगा, थोड़ा और समावेशी हो पाएगा, मतलब ज़्यादा लोगों को समझ पाएगा। और आप जब बोल रहे होंगे तो आप में कई लोगों का दृष्टिकोण झलक रहा होगा, और तब आप मतलब वो एक ठेठ बात नहीं करोगे, या कह लीजिए कि बैल वाला सीधा बात नहीं करोगे, सुनी सुनाई बात नहीं करोगे। आपके पास 2 4 10 दृष्टिकोण होंगे जिन पे आप सोच समझ के एक नया दृष्टिकोण बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा समावेशी होगा, मतलब मासेस को कैटर कर रहा होगा बिना किसी बहुत सारे डिफरेंसेस के। अब आपका ये भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मासेस को कैटर करे, वो प्रैक्टिकल हो सकता है, रैशनल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, पर उसका कुछ आधार होगा जो आप थोड़ा सा वो
अपग्रेडेड है आपके दूसरे वर्जन से। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, 15 मिनट बोलने की ज़रूरत नहीं थी इस विषय पे, मैं थोड़ा इसको और प्रिसाइज कर सकता था, बट ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। मेरा दृष्टिकोण जानने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद आपका। और चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।